जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का। इशू ऑफ शेयर फॉर पर्पस ऑफ टेकिंग कैश, बट द शेयर्स आर issued in installment method. At par we already discussed in previous class. Today we will discuss if the shares are issued at premium and in discount, so what are the accounting treatment for them. We have to do that accountancy today. So as we already studied that when the shares are issued at installment, we are supposed to take the face value or the premium in different installments, like the installments are application money, allotment money, first call money, second call money, final call money, or first and final call or second and final call, as the case may be. Today the journal entry we already discussed about in previous classes. Today I will discuss about what journal entry we have supposed to found फाइल व्हेन इट इज़ इशूड एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पे हम शेयर को इशू करते हैं तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, और जब पार पे इशू करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है। पार की एंट्रीज को हम देख चुके हैं, प्रीमियम की एंट्री के बारे में समझ लो। जनरल केसेस में प्रीमियम के बारे में एक बात याद रखो कि अगर क्वेश्चंस में प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है कि 2 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया प्रीमियम, और ये नहीं दे रखा कि ऑन विच इंस्टॉलमेंट इट इज़ कॉल्ड, मतलब क्या हुआ कि अगर प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे मांगा गया है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि इट विल सपोज टू बी डू ऑन अलॉटमेंट। ये एक जनरल चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर अलॉटमेंट प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है और प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखा, तो प्रीमियम को आप किस पे करेंगे, वो आप उसको अलॉटमेंट पे ही कॉल कर लेंगे। तो और कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दिया रहा होगा कि कुछ रुपए एप्लीकेशन पे भी मांगा होगा, कुछ रुपए अलॉटमेंट में मांगेगा, कभी कभी कुछ फर्स्ट कॉल में भी मांग देता है। तो उस तरह से आप जहाँ जहाँ पे मांगा होगा वहाँ वहाँ के इनको एंट्री करते टाइम पे आप इस एंट्री को करते चले जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो क्रेडिट होता है वो हमेशा उस टाइम पे क्रेडिट होगा जहाँ पे आपका शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं हम पहली एंट्री को, अगर हम मान के चले कि शेयर के हमने इशू किया है शेयर को फर्स्ट पे, ठीक, पहला आया है शेयर, आपके पास एप्लीकेशन आ गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे दूसरी एंट्री जब हम करेंगे, मान के चलिए मेरे पास 50,000 रुपीज़ आया है, तो 50,000 रुपीज़ में से कुछ अमाउंट जो आपके पास है वो एप्लीकेशन का पैसा है, कुछ अमाउंट आपके पास प्रीमियम का पैसा। अगर एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम, अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं है तो एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि एप्लीकेशन पे नहीं था प्रीमियम, और ये तीसरा केस होगा जब प्रीमियम आएगा, तो हम अब अगला केस क्या करेंगे, हम मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने पैसा क्या मांगा, शेयर अलॉटमेंट का मांगा, मान के चलो अलॉटमेंट पे मांग रहे थे 30,000 रुपया, 20,000 रुपया मेरा इसका था, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का था हमारे पास 10,000 रुपया। तो इस तरह से तीसरी एंट्री करेंगे। चौथी एंट्री अगर पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद अगर मान लो कभी कोई कॉल्स इन एरियर हो गया या कॉल्स इन एडवांस हो गया, तो टू कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के सेंस को भी हम इंटरप्रिटेट करते चलते हैं। यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये याद रखो कि पैसा आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो कहाँ जा रहा है, वो क्रेडिट साइड में जा रहा है और यहाँ से वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है करते टाइम पे एंट्री, कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब रिसीव करते टाइम पे आपको पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव करना है, बाद में अलॉटमेंट का पैसा को एडजस्ट करना है। मतलब का अगर आपके पास किसी शेयर होल्डर ने 500 रुपया दिया है, 500 रुपया में से 200 रुपया एप्लीकेशन का था और 300 उसने अलॉटमेंट पे दिया, जबकि अलॉटमेंट पे उससे 500 आना था, तो हम पहले ये 300 में अगर अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। बाद में हम किसको एडजस्ट करते हैं, कैपिटल के मेथड को एडजस्ट करते हैं। मतलब आप समझ लो, उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री जान ही रहे हो। हमें जो समझना है बेसिकली वो आज ये समझो कि अगर कभी किसी ने 3,000 शेयर्स इशूड किया है किसी कंपनी ने और अप्लाइड हो गया है
वहाँ पे 4000, ठीक है। एप्लीकेशन पे मान के चले थे हम 10 रुपया था, अलॉटमेंट पे 20 रुपया था, और फर्स्ट कॉल पे मान के चलो 30 रुपया था। मतलब 30, इसको भी 20 ले लो, 50 रुपये का शेयर था। पर शेयर हमने 50 का रखा था, और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ले रखा था, सिक्योरिटी प्रीमियम ले रखा था 10 रुपया। तो अब ये समझो कि ये कभी कभी 20 + 10 कर सकते हो, तो टोटल 60 रुपया आना चाहिए। और आपके पास नंबर ऑफ, अब देखिए को समझो, पहली एंट्री क्या होगी? जो पहली एंट्री होती है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे कल भी बता रखा हूँ मैं कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जब आप क्रेडिट करेंगे तो किस पैसे से करेंगे? आपके पास एप्लीकेशन कितना आया है? 4000 शेयर का एप्लीकेशन आया है, और 4000 शेयर का एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने कितना दे रखा होगा? पर शेयर पे 10 रुपया। तो एप्लीकेशन ने 10 रुपया दे रखा है, तो 4000 × 10 ये हो गया 40,000। लेकिन आप जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड एंट्री करेंगे आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो 40,000 से हो गया, टू शेयर कैपिटल में आप मैक्सिमम यहीं जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकते, तो 30,000 हो गया। अब बाकी पैसा आपके पास कहाँ जाना है? बाकी पैसा आपको एडजस्ट करना है किसमें? कुछ नहीं लिखा है तो अलॉटमेंट में, अगर वो लिखा होगा कितने पैसे को हम वापस कर दे रहे हैं तो हम यहाँ पे टू बैंक लगा देंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं कर रखा क्वेश्चन ने, तो हम क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में कितना चला गया? 10,000। अगली एंट्री जो होगी वो तीसरी। अब अगली एंट्री आपके पास है अलॉटमेंट के पैसे को आप ड्यू कीजिए। तीसरी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में आपको कितना पैसा मांगना है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही मांगना। आपने मांगा कितना है? 30 रुपया। कितने शेयर होल्डर से मांगेगा? आप मांग सकते हो सिर्फ 3000 से, तो 3000 शेयर होल्डर मल्टीप्लाइड बाई 3, 30, तो 90,000 आपको डिमांड करना है। 90,000 में से इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कितना होगा? 20 × 30 60,000, और 30,000 आपका कहाँ से आया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ये कैसे आ रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपने इशूड किए थे? 3000। पर शेयर पे 10 रुपीज़ था प्रीमियम, तो 30,000 पर शेयर पे 20 रुपीज़ अलॉटमेंट, 20,000 टोटल कितना हो गया? ये हो गया एंट्री नंबर 1, ये हो गया एंट्री नंबर 2, ये एंट्री नंबर 3 है। एंट्री नंबर 4 में जो बेसिक चीज़ होती है कि अब आपके पास पैसा आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे पैसे अभी आ चुके हैं, कोई से अलॉटमेंट में कोई पैसा ड्यू नहीं है। ड्यू के केस को हम लेकर चलेंगे जब फॉर फ्यूचर के केस को लेकर चलते हैं। तो अभी ये मान के चलो कि पूरे पैसे आ गए, तो हमने क्या एंट्री लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको क्या लगता है कितना पैसा आया होगा? ये समझने की कोशिश करो। आप देख रहे हो कि पैसा आपने मांगा था कितना? आपने मांगा था 90,000। क्या 90,000 आएगा? 90,000 नहीं आएगा, क्योंकि कि अलॉटमेंट का 10,000 पहले से आ चुका है। तो बैंक में कितना आया होगा? बैंक में आया होगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये आया होगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपके पास जो आया होगा वो कितने का आया होगा? 80,000 बैंक अकाउंट। और SPR में जो आपका पैसा, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 यहाँ, 80 यहाँ, 80 + 10 कितना हो गया? 90,000 क्रेडिट में, 90,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट में हो गया। ये कैंसिल हो जाता है इस एंट्री से। पिछले क्लास में बता रखा हूँ। आपके पास बैंक में पैसा आ गया, बैंक में पैसा बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कभी कभी जब फ्यूचर में पढ़ोगे वो होगा कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और नंबर शेयर इशूड। इसके बाद की दोनों एंट्री तो लगभग आसान है। इसके बाद की एंट्री में आपको क्या फर्स्ट कॉल मांग देगा आपके पास, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके आप एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अमाउंट क्या होगा? जितना नंबर ऑफ शेयर इशूड दे रखा है आपके क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना था? देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर इशूड था आपके पास था 3000। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ है, तो कितने का एंट्री हो जाएगा? 60,000 का। बैंक में भी 60,000 आ जाएगा और 60,000
यहाँ पे भी हम कर लेंगे। ये हो जा रहा है आपके पास प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अब मान के चलते हैं हम अगला जो टॉपिक देख लेते हैं वो है कॉल्स इन एरियर्स अगर हो जाता है कभी तो क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर कहते किसको हैं, कॉल्स इन एरियर बेसिकली वो अमाउंट है व्हेन द कंपनी इज कॉल्ड सम कैपिटल और सम इंस्टॉलमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द shareholders whom the shares are allotted are not in a position to pay the amount। तो शेयर होल्डर्स उसको पैसे को पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट को हम क्रेडिट कर ले बना के रखते हैं। और कॉल्स इन एरियर एक तरीके का मेरे लिए उस टाइम के लिए क्या कर सकते हो, एसेट्स हो जाता है, बाद में ये पैसा आएगा। और एक तरीके से का तो बैंक में पैसा कम हो जा रहा है। कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में भी शो किया जा सकता है, रिडक्शन फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से हम घटा कर दिखाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि एंट्री में करेंगे कैसे। अब मान के चलते हैं हम इस एंट्री को देखते हैं, अगर हम ये एंट्री अगर मान के चलिए इसी एंट्री को लेते, इस एंट्री में अगर क्वेश्चन ने कहा कि जो 3,000 शेयर होल्डर्स थे उनमें से 1,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया है, 1,000 डिड नॉट पेड। अब सेम क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, जब क्वेश्चन हो गया कि इन प्रीवियस में कि अगर 1,000 शेयर होल्डर्स डज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल। अब ये सबसे पहला जो गलती बच्चों से होती है वो ये है कि ये फर्स्ट कॉल में अगर कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर के ट्रीटमेंट का दो तरीका है, एक बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आप चाहे तो कॉल्स इन एरियर लिख कर अकाउंट बना सकते हो या विदाउट कॉल्स इन एरियर ओपनिंग अकाउंट के डिफरेंस से भी चला जाता है। मेरा अपना पर्सनल सजेशन होता है बच्चों को कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को 12 तक में बनाओ, जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चले जाओगे ग्रेजुएशन में तो कॉल्स इन एरियर को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। अभी क्या होगा, आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप पैसा मांग रहे थे तो क्या आपको पता था कि वो पैसा नहीं देगा, उस टाइम पे आपको नहीं पता था। सो इन एनी केस डू नॉट पुट द कॉल्स इन एरियर एंट्री फॉर द एट द टाइम ऑफ डूइंग द ड्यू एंट्री। ड्यू का एंट्री जब करोगे उसमें कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं करेंगे हम। तो हमने क्या करना है, हमें पैसा मांगना है, हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आपको 3,000 शेयर था, देख लो आपके पास कितना शेयर आपने इशू किया है, आपने इशू किया है 3,000 शेयर्स, पर शेयर पे 20 रुपीज़ आपने मांगा है, तो कितना आएगा आपके पास, 3,000 इंटू 20 60,000 आपको लगा कि आना चाहिए। टू किस लिए पैसा आएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने पैसे आने थे 60,000। अब बात यहाँ पे जब 60,000 के आगे, लेकिन जब पेमेंट को आने का वक्त आया तो उसमें से पैसा कम आया, मान के चलो कितना कम आया, 1,000 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया है, तो दिया कितना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में दिया कितना होगा, 3,000 टोटल थे, 3,000 में 1,000 शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो कितने ने दिया, 2,000 ने। तो 2,000 ने किस रेट से दिया होगा, 20 के रेट से, तो ये हो गया 40,000 बैंक में आ गया। और मुझे क्योंकि ये पता है कि शेयर फर्स्ट कॉल को अकाउंट को ख़त्म करना है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल जो हमारे पास वो 60,000 में ही हो जाएगा, और जो डिफरेंस का अमाउंट बच रहा है वो ही है आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 20,000 कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये समझ लो कभी कभी किसी राइटर में, ये मैंने बताया अभी भी कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं और कॉल्स इन एरियर अकाउंट बिना ओपन किए भी हम बना सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये कॉल्स इन एरियर ओपन अकाउंट करके हमने बनाया, मीन्स वी आर राइटिंग द कॉल्स इन एरियर इनटू द जर्नल एंट्री, बट इट माइट ऑल्सो पॉसिबल वी आर नॉट सपोज टू राइट द कॉल्स इन एरियर इनटू जर्नल एंट्री। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, वी विल रिमूव दिस एंट्री बाय दैट, ये वाली पार्ट को आप हटा देंगे और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 40,000 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक जो डिफरेंस है इसका वो समझ में आएगा कि कॉल्स इन एरियर में चला गया है। तो इस तरह से कॉल्स इन एरियर जनरल केसेस में फर्स्ट कॉल में हो सकता है, सेकंड कॉल में होता है, इट माइट पॉसिबल ये अलॉटमेंट में भी हो सकता है। ये रीज़न है क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अलॉटमेंट पे होता है तो हम उसको शेयर अलॉट ही नहीं करेंगे या प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कर देंगे। कभी कभी तुमसे कोई आईक्यू का क्वेश्चन पूछ दे, इज इन एनी केस द एप्लीके किस इंस्टॉलमेंट में कॉल्स इन एरियर कभी नहीं हो सकता। तो ये बच्चों वाला सवाल है, उसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है जहाँ पे एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन में कभी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन दिया ही नहीं, तो एरियर का कौन सा लॉजिक है। कॉल इन एरियर मतलब हमने मांगा और उन्होंने नहीं दिया है, यह है कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर जहां हो जाता है, यही याद रखो, कॉल्स इन एरियर बेसिकली लीड्स टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, आगे चल के शेयर को फॉरफिट करने का राइट दे देती है कंपनी को, और कंपनी उस शेयर को फॉरफिट करके री इशू कर देती है, शेयर को दोबारा दूसरे को इशू कर सकती है। अब जो बेसिकली थोड़ा सा देखेंगे हम, वो ये देख ले कि कॉल्स इन एरियर के बाद अगर हमारी कंपनी के पास पैसा आ चुका, मान के चलो कंपनी ने इशू किया था 3000, थोड़ा ध्यान से समझना, एप्लीकेशन आया 4000 शेयर का, ये था अप्लाइड और ये था इशूड, ठीक है। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इस तरह से प्रोवाइड करेगी, मतलब 3 लॉट, उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी ये, क्योंकि उनको पता है कि नंबर ऑफ शेयर इशूड जो है वो 3000 है, तो हम दे भी सकते हैं कितना, मैक्सिमम 3000 ही दे सकते हैं। तो हमने क्या किया कंपनी ने कि जो अप्लाइड के शेयर को डिवाइड कर दिया, कि जो अप्लाइड किया था 1000 उनको दे दिया 1000, इसको कहते हैं फुल अलॉटमेंट। जिसने अप्लाई किया था 2000 उसको दिया था हमने 1000, और जिसने हमारे लिए अप्लाई किया था 1000 उसको अगर मान के चलो, इसको जिसने किया था इसको दिया 1500, ठीक। तो अब इसको बचा 500। तो अब समझने की कोशिश करो इस चीज़ को कि कितना टोटल कितना हो गया, 3000, यहाँ पे कितना हो गया 4000। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 को शेयर जो है, मान के चलिए यहाँ पे, इफ़ यू डू नॉट माइंड आई विल जस्ट चेंज द क्वेश्चन लिटिल बिट, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम ताकि क्वेश्चन थोड़ा और समझने के लायक बन सके। कि हमने कहा कि इसको 1000 को 1000 दे दिया, उसके बाद हमारे पास 2000 को हमने दे रखा है, मान के चलो 1500 नहीं, इसको भी फुल है, 2 ही कैटेगरी लेके चलते हैं इस कोर्स में भी, अगली बार 3 कैटेगरी लेके चलेंगे। कि हमारे पास क्या है, ए बी या 2 कैटेगरी है, 2000 को हमने 2000 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अप्लाइड था 3000, अप्लाइड था 4000 हमारे पास, इशूड हमने किया था 3000, 2 को 2 दे दिया हमने, उसके बाद या कहोगे 3 को 2 दे दिया हमने, और 1000 को हमने क्या किया है, वो फुल अलॉटमेंट कर दिया है। और अगर मान लो थोड़ा सा कहते हैं हम 4500 शेयर मेरे पास आया, तो सी कैटेगरी हुआ मेरे पास, जो 500 शेयर्स था उसको हमने नील कर दिया है, तो मतलब एक भी शेयर उनको इशू नहीं किया। 3 कैटेगरी में क्या हुआ, इसको फुल अलॉटमेंट कर दिया है, इसको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया है, इसको 0 अलॉटमेंट किया है। इसका टोटल देखो, टोटल 3000 है, जो इशूड के बराबर है, इशूड मेरा 3000 था, ये देख लो 4500 है जो मेरा अप्लाइड के बराबर था। इस तरह के क्वेश्चंस में जो कंफ्यूज्ड करेगा तुम्हें कभी कभी, वो ये कहेगा कि मिस्टर एक्स हु बिलोंग्स टू कैटेगरी दिस, मिस्टर एक्स जो कैटेगरी इससे बिलोंग करते थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया है, किसका, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो उनका कॉल्स इन एरियर अमाउंट कितना पैसा उन्होंने नहीं दिया है। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं एक चीज़ और, कि हम एप्लीकेशन इसको इंस्टॉलमेंट बांट लें। पहले इंस्टॉलमेंट था एप्लीकेशन पे हमारे पास 5 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया था। अब एक्स ने के बारे में कह रहा है, एक्स हु अप्लाइड फॉर कितने का कितना शेयर है, 300 शेयर। फॉर एग्जाम्पल एक्स हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स डज नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, फाइंड आउट द अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द मिस्टर एक्स। इस तरह के केस में आपको क्या समझना होगा, इस तरह के केस में आपको देख रहे हो कि आपने उसने अप्लाई कितना के लिए किया था, 300 के लिए, तो इशू कितना किया आपने, उसको इशू किया है आपने सिर्फ और सिर्फ, मतलब 3000 को 2000 किया, तो 300 वाले को कितना किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिटरी मेथड से निकालोगे तो 300 वाले को 200 किया होगा। अब उसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, समझने की कोशिश करोगे, एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया उसने 5, तो उसने 1500 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पे दिया, लेकिन आपका राइट कितने का बनता है एप्लीकेशन पे, आपका एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर सकते हो कितना शेयर के लिए, क्योंकि अप्लाइड 300 था, तो अलॉटेड कितना हुआ, अलॉटेड हुआ 200,
तो जब अलॉटेड 200 है तो आपके पास एप्लीकेशन का पैसा लेने का अधिकार 200 का है, तो 200 इंटू 5 कितना हुआ 1000। एक्सेस मनी कितना उसके आपके लिए, एक्सेस जो है ऑन अलॉटमेंट कितना है उसके लिए, एक्सेस फॉर अलॉटमेंट 500। आपने अलॉटमेंट का पैसा उससे कितना मांग सकते, आप मांग सकते 200 शेयर्स उसको दिया था और उसके बाद 3 रुपीज़ मांगा था, 600 रुपीज़ आप उससे मांग रहे थे, 500 एक्चुअल में वो पहले दे चुका था, बचा कितना आपका कॉल, उसका पैसा जो एरियर है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि उसने कितना शेयर अप्लाई किया था और कितना पैसा बचा है। तो ये आपको यहाँ से समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पैसा है वही उसको ड्यू हो। फिर से समझो, आपने शेयर इशू किया था, अप्लाई किया था 300, उसने एक शेयर पे 5 रुपया था, 1500 एप्लीकेशन दिया, आपने इसको अलॉट कर दिया। कैसे, इसको हम डिवाइड करके निकाल ले रहे हैं, पर को कितना शेयर दिया है, तो 2200 शेयर 5 रुपीज़ के 1000 एप्लीकेशन में एडजस्ट कर दिया, एक्सेस बचा 500, 200 इंटू 3 आपने अलॉटमेंट में मांगा था, एक्सेस 500 पहले से था, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितना बचा, आपके पास जो अमाउंट बचा है वो 500 रुपीज़ आ चुका था, 100 उसका एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे ड्यू हो चुका है। अब इसी में एक केस थोड़ा सा और समझ लो हल्का सा, कि अगर ये पैसे में 3 में से 2 रुपया अलॉटमेंट का था और 1 रुपया प्रीमियम था, 5 और इस पर मान लेते हैं हम 3, तो 10 + 1 का शेयर था, 10 + 1 का शेयर अगर ये था, तो अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आप इस चीज़ को समझो, 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आया, 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, 500 एक्सेस बचा है उसके पास एप्लीकेशन के बाद। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 इंटू 1, 200 रुपीज़ जो है उसका क्या कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एडजस्ट कर लेंगे, और जो बचेगा 300 रुपीज़ वही जाएगा अलॉटमेंट पे। तो इस केस में उसका अलॉटमेंट का पैसा क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाएगा 300 रुपीज़, 100 नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मान लो उसने अलॉटमेंट का पैसा, इस केस में एक भी पैसा नहीं दिया होता, ये नहीं होता, तो फिर अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होता है, अलॉटमेंट ये 0 हो जाता है, तो हम उसे 600 मांगते, तो 600 का 600 पैसा उसका कॉल्स का ड्यू हो जाता है अलॉटमेंट का। ध्यान रखना यही है कि इफ़ एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन विच इज सब्जेक्ट टू बी एडजस्टेड इनटू द शेयर अलॉटमेंट, वी हैव टू फर्स्ट adjust the amount of security premium reserve. After taking the amount of security premium reserve, we will adjust the amount of the share capital in that case. तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस को इस तरह से पूछ देता है आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा बचा हुआ है, कॉल्स का कितना पैसा बचा हुआ है, तो बच्चे कभी कभी टोटल अमाउंट को एक साथ बता देते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा होगा, मान के चलो इस केस में ये पैसा सिर्फ 100 रुपया इसका एक्स्ट्रा होता, और अलॉटमेंट का पैसा अगर मान के चलो एक ऐसा केस लेके चलते हैं कि किसी ने शेयर को अप्लाई किया था 300 रुपया, मान के चलो 1500 रुपया उसने एप्लीकेशन मनी दिया, ठीक है, और उसके बाद 1000 रुपया एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। पिछले एग्जाम्पल की तरह 500 रुपीज़ एक्सेस था, और मान के चलिए पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम 1 रुपये की जगह पे 2 रुपीज़ प्रीमियम है। प्रीमियम अगर सिक्योरिटी प्रीमियम 2 है, तो अब देखो 200 शेयर उसको इशू किए थे, 200 इंटू 2, या मान के चलो 3 रुपया प्रीमियम है, तो 200 इंटू 3 600 रुपीज़ आपको प्रीमियम का था। एक्सेस कितना उसके पास है, उसने एक्सेस दे रखा सिर्फ 500 रुपीज़। तो पहले जो 500 रुपीज़ में से कौन सा पैसा पहले एडजस्ट करेंगे, उसमें पहले एडजस्ट करेंगे 600, कौन सा, प्रीमियम वाला, वो भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, 100 रुपया प्रीमियम। तो पूछ देगा तुमसे कि कैपिटल का कितना पैसा बचा रहा, तो अगर कैपिटल उसमें आपके पिछले क्वेश्चन में कैपिटल अगर 3 था, तो 3 या कैपिटल सॉरी 2 था, 1 अलॉटमेंट था, तो कैपिटल का पैसा तो पूरा का पूरा 400 बचा रहेगा, 200 इंटू 2, और प्रीमियम का पैसा भी 100 बचा रहा। तो आपको दोनों अलग अलग भी शो करके बताना होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना है, अलॉटमेंट का पैसा कितना। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो आ जाता है वो ना तो रिटर्न होता है ना फॉरफिट होता है, वो चला जाता है डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, और अगर कैपिटल का पैसा है वही फॉरफिट होता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीकेशंस बहुत पड़ेगा जब हम फॉरफिट के रूप में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट याद रखिए कि अगर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा है, या फिर एप्लीकेशन में एक्सेस मनी रिसीव हुआ, या अलॉटमेंट में एक्सेस मनी है, तो आप एडजस्ट करते टाइम पे उसको फर्स्ट कॉल या किसी भी जगह पे
जो नेक्स्ट कॉल होगा या एप्लीकेशन पे तो अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम का पैसा होगा उससे पहले एडजस्ट करेंगे, आप कैपिटल से बाद में एडजस्ट करेंगे। इस तरह से ये आपको इशू ऑफ शेयर का ऑन कैप किस पे था, इंस्टॉलमेंट में कर रहे थे हम, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि हम प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं शेयर को, और उसके बाद एक्सेस मनी को कैसे एडजस्ट करते हैं। अब मन में सवाल आएगा, शेयर अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट पे इशू में कोई बहुत टेंशन नहीं होता, वो भी अगर ये एक चीज़ जो मेन याद रखना है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का, जिसको शेयर प्रीमियम कहते हैं, या डिस्काउंट के बारे में सिर्फ दिया रखा है कि 2 रुपीज़ डिस्काउंट पे है या 1 रुपये प्रीमियम पे है, और ये नहीं बता रखा है क्वेश्चन कि कहाँ पे ये है, मतलब इसको एडजस्ट कहाँ करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो अलॉटमेंट का जो एंट्री होगा उस अलॉटमेंट के एंट्री पे ही प्रीमियम को भी एडजस्ट करते हैं और डिस्काउंट को भी एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है कि हम एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दें या फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दें, नहीं कर सकते, आपको अलॉटमेंट पे ही करना होगा। तो डिस्काउंट में क्या होगा, डिस्काउंट में आपको पहले आपने मांग लिया पैसा, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आपको पता है दूसरा एंट्री क्या करता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर दिया। अब आप शेयर को डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। शेयर कैपिटल यहाँ पे भी हमेशा फेस वैल्यू पे ही जाएगा, शेयर कैपिटल डिस्काउंटेड वैल्यू पे नहीं जाता। और फिर आपके पास क्या होगा, अगली एंट्री करेंगे, बैंक पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, या बहुत से जगहों पे ये वाली एंट्री को शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल पूरा कर देते हैं, बैंक के साथ बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरी राय में भी यही एंट्री सही होती है। ड्यू के टाइम पे आप इस एंट्री को नहीं करो डिस्काउंट को तो ज़्यादा अच्छा है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। We will next class we will try to do the questions, we will try to do the topic of forfeiture of share in case of non payment of the amount due for the shareholder.